बेसिक का खिलाफत मूवमेंट। तो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है खिलाफत मूवमेंट से, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि खिलाफत मूवमेंट है क्या, और ये कब स्टार्ट हुई, कौन इसका पायनियर। खिलाफत मूवमेंट बेसिकली जो तहरीक खिलाफत उस्मानिया जब डिक्लाइन में थी, जब ख़त्म हो रही थी, उस वक्त बरसगीर के मुसलमानों ने उसको बचाने के लिए, रिवाइव करने के लिए, ऑटोमन एम्पायर को, तुर्की की जो उस्मानिया खिलाफत थी उसको बचाने के लिए खिलाफत मूवमेंट बरसगीर की शुरुआत, वो डिक्लाइन हो रही थी। तुर्की की खिलाफत उस्मानिया 1919 में डिक्लाइन हो रही थी, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918। तुर्की ने जर्मनी का और दीगर यूरोपियन कंट्रीज का साथ दिया था, जिसकी वजह से बाकी जो कंट्रीज थे, यूके, यूएसए, फ्रांस और दीगर ममालिक को इसके एंटी हो गए थे, इसके खिलाफ हो गए थे। इस वजह से मुख्तलिफ ट्रीटीज हुई इनके दरमियान, ट्रीटी ऑफ सेवर्स, ट्रीटी ऑफ लवसेन, मुख्तलिफ मुआहदे हुए इनके दरमियान। तो जब ये डिक्लाइन में थी, जब खिलाफत का कोई साथ नहीं दे रहा था, खलीफा अब्दुल हमीद का कोई साथ नहीं दे रहा था वहाँ पे, तो यहाँ के जो मुसलमान थे बरसगीर के, उन्होंने मुख्तलिफ, अफगानिस्तान में भी शुरू हुई, क्योंकि यहाँ पर एक ही कुछ था, सब कॉन्टिनेंट में भी शुरू हुई। मकसद क्या था इस खिलाफत का, मूवमेंट का, कि ये बन जाए, लेकिन ये नहीं बच सके। बात समझ आ रही है? यहाँ पर कौन लोग थे? अली बरदरान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत। ये तो भाई थे, इन दोनों ने यहाँ पर ये मूवमेंट शुरू कराई, आगाज किया इसका। इनकी वालदा भी अम्मा, या बीजी भी बोला जाता था जी, बरसगीर से। मौलाना मोहम्मद अली शौकत अलीगढ़, अलीगढ़ में तो नहीं सारे। ये पूरे पाकिस्तान, पूरे सब कॉन्टिनेंट से जो लीडर्स थे, उन्होंने एज ए अपना एज ए होल, यानी कि पैन इस्लामिज्म मूवमेंट भी कहा गया। लेकिन तमाम मुसलमानों ने इकट्ठे, जितने भी मुसलमान जो जो इस्लामिक लीडर्स थे, उन्होंने इसका आगाज, जो जहाँ पे भी था, कोई लखनऊ में था, कोई कलकत्ता में था, उन्होंने एक खिलाफत कमेटी बनाई। उस खिलाफत कमेटी के तहत खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई, 3 खिलाफत कॉन्फ्रेंस है, खिलाफत कॉन्फ्रेंस अव्वल, दोम और सोम। इसका मोटो क्या था, इसका सिंबल क्या था, ये क्वेश्चन है। सिंबल जो था इसका, वो स्पिनिंग व्हील था। चरखा जो होता है, जो पहिया देखा होगा आपने, वो तरक्की की अलामत है, प्रोग्रेस, सिंबल ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी को शो करता है। इसकी अलामत थी इस तहरीक का जो एम्बलम था, एम्बलम ऑफ खिलाफत मूवमेंट वॉज स्पिनिंग व्हील, यानी कि तरक्की हो, आगे से आगे बढ़ती जाए और प्रोग्रेस इसमें होती रहे। ये इसके बेसिक मकासद थे। 1919 में ये शुरू हुई है और 1923 तक ये चली है। 1919 में क्यों शुरू हुई? क्योंकि ऑटोमन एम्पायर जब डिक्लाइन पे जाने लगी, तो
उसमें से मुख्तलिफ इलाके जो उसकी हुकूमत में होते थे, खिलाफत उस्मानिया में बात कर रहा हूँ, वो इलाके उससे कट गए। कौन से इलाके थे? नंबर 1 फ़लस्तीन, शाम, लबनान, ये सारे उसके, इराक, मिस्र, ये इलाके ऑटोमन एम्पायर से, रूम से अलग हो चुके थे प्रेशर की वजह से। प्रो वेस्टर्न तहरीक शुरू हो गई थी तुर्की में। तुर्की में क्या हो रहा था? ये इलाके थे, ये उससे निकल गए थे। वो तो भी था, वो बहुत पहले हो गया था। सऊदी अरब तो सऊद अल अरेबिया 1700 कुछ है, उस दौर में ही इनसे अलग हो चुका था। उससे फिर इसमें से निकल के और अपने नाम से किंगडम ऑफ सऊदी अल अरेबिया रख दिया। ये खिलाफत मूवमेंट के दौरान अलग हुए। जब ये इलाके अलग हो गए, उन्होंने देखा कि अब हम खतरे में हैं, हमारी हुकूमत खतरे में है, तो यहाँ पर मुसलमानों ने उनको बचाने के लिए एक तहरीक का आगाज किया। प्रो वेस्टर्न तहरीक तुर्की में शुरू हो गई, यानी कि मगरबी ममालिक जो यूरोप के ममालिक थे उनको सपोर्ट कर रहे थे तुर्की के कुछ लोग, जिसमें एक उनका लीडर था कमाल अतातुर्क, जो कि वेस्टर्न प्रो वेस्टर्न माइंड रखता था, फेवर करता था तुर्की के अंदर ऐसी पॉलिसीज आई जो इस्लाम के खिलाफ है, या मॉडर्न तुर्की के खिलाफ, सेकुलर। मुस्तफा कमाल अतातुर्क पूरा नाम है। अतातुर्क का मतलब है फादर ऑफ तुर्क, तुर्कों का बाप। ये मॉडर्न तुर्की की बुनियाद इसने रखी है, सेकुलर माइंड रखता था, और इसने इसने खिलाफत मूवमेंट का खात्मा कर दिया। तो खिलाफत मूवमेंट को एबॉलिश किसने किया, सवाल आता है। हु एबॉलिश्ड द खिलाफत मूवमेंट? कमाल अतातुर्क। कब? 1923 में इसका आगाज हो गया था, और ट्रीटी हुई थी 1923 में। एक ट्रीटी हुई थी, एक मुआहदा हुआ था, उसका नाम लिखें, ट्रीटी ऑफ लॉसेन। और बाकायदा हुआ 1924 से इसका खात्मा हो गया। ट्रीटी ऑफ लॉसेन के मुताबिक जो है ऑटोमन एम्पायर अबॉलिश हो गई, खिलाफत उस्मानिया तुर्की में खत्म हो चुकी थी। इस तरह 1924 में तुर्की की उस्मानिया खिलाफत खत्म हो गई। और जो 1919 में एक ट्रीटी हुआ था, ट्रीटी ऑफ सेवरेस, फ्रांस का शहर है ये, SEVRES, ट्रीटी ऑफ सेवरेस, उसको खत्म कर दिया था इसने। किसने? कमाल अतातुर्क ने 1919 में उसको खत्म किया, और नई ट्रीटी बनाई 1923 में, ट्रीटी ऑफ लॉसेन के नाम से। खिलाफत मूवमेंट खत्म कर। तुर्की में वॉर हुई, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहलाती है, टर्किश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1919 से 1923। हम दोनों को मिला के पढ़ रहे हैं कि बरसगीर में क्या हो रहा था एट अ टाइम, और तुर्की में क्या हो रहा था। और बरसगीर में जो तहरीक की खिलाफत चली वो क्यों चली? तुर्की की खिलाफत उस्मानिया को बचाने के लिए चली। टर्किश नेशनलिस्ट मूवमेंट भी बोलते हैं इसको, टर्किश नेशनलिस्ट मूवमेंट या टर्किश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 1919 से 1923 तक। ये इसी का नाम है ना, जो ये मूवमेंट चल रही है। टर्किश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब है कि खिलाफत उस्मानिया बची रहे, मुसलमानों की जो खिलाफत है वो बची रहे, मॉडर्न कोई रूलिंग सिस्टम ना आए वेस्टर्न का, लेकिन नहीं बच सकी। पहली जंग अजीम के बाद, खात्मे के बाद, खलीफा पर पाबंदी लग गई थी। आपको पता है ट्रीटी ऑफ सेवरस 1920 में हुआ है। ट्रीटी ऑफ, क्वेश्चन है, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918, उसके बाद ट्रीटी ऑफ सेवरस 1920। मरकजी ताकत की मदद की थी तुर्की ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में।
जो सेंट्रल पावर्स थी उसकी मदद की थी ऑटोमन एम्पायर ने, जिसकी सजा भुगतनी पड़ी उसे कि सारे मुल्क उसके अगेंस्ट हो गए। उसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्सेले, ट्रीटी ऑफ वर्सेलाई 1919 में, ये भी साथ ही लिख लें इसके, ट्रीटी ऑफ, ये भी शहर का नाम है। ये तीनों treaties से पढ़ना है आपको, रेफरेंस के तौर पर मैंने दिखा दिया है। ट्रीटी ऑफ वर्सेले, ट्रीटी ऑफ सेवरिस, ये क्यों बनी, कब बनी, कहानी मैंने बताई है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तुर्की ने क्योंकि सेंट्रल पावर्स की मदद की थी पहली जंग अजीम में, तो बाकी जो पावर्स थी वो इसके अगेंस्ट हो गई। जब वो इसके अगेंस्ट हुई तो इसकी खिलाफत को खत्म करने के तरफ हो गई, तो वो आखिरकार की खिलाफत 1924 में उन्होंने खत्म करा दी कमाल अतातुर्क के जरिए। जैसे यहाँ पे हुकूमत को गिराने के चक्करों में कितनी साजिशें चली हुई हैं। नेक्स्ट चीज, जनूबी एशिया के बारे में, साउथ एशिया के बारे में हम बात करते हैं। जो खिलाफत मूवमेंट है उसकी बात करते हैं। चौधरी अपना मौलाना मुजफ्फर अली और शौकत अली, ये दोनों भाई थे, इन्होंने इस तहरीक का आगाज किया। ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं जौहर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड है। और शौकत अली, हसरत मोहानी, ये मुस्लिम लीडर्स हैं जो खिलाफत मूवमेंट में साथ साथ, इनका नाम लिख लें। जी जी, खिलाफत मूवमेंट हमारा टॉपिक है ना, वो तो हम रेफरेंस के तौर पर पढ़ रहे हैं। खिलाफत मूवमेंट में जो मुस्लिम लीडर शामिल हुए उनके नाम, शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हसरत मोहानी, ये शायर भी थे, आबरू गजल भी कहा जाता है हसरत मोहानी को। उसके बाद जान मोहम्मद जुनेजो, अताउल्ला शाह बुखारी, ये सूफी बुजुर्ग थे। अताउल्ला शाह, अताउल्ला शाह बुखारी, जान मोहम्मद जुनेजो, हकीम अजमल खान, हकीम अजमल खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनी लखनऊ में, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनाई इन्होंने लखनऊ में, ये सारे लीडर्स ने मिलकर 1920 में। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी 1920 में बनी, 1920 में। वहां पर उन्होंने खिलाफत मूवमेंट का मंशूर पब्लिश किया कि इसका मैनिफेस्टो क्या होगा, इसका मकसद क्या है, किस तरह से बरतानिया से हम खिलाफत मूवमेंट को आगे ले जाएं और ऑटोमन एम्पायर को बचा लें, ये मकसद था। इस तरीके से मुसलमान इकट्ठे हों, उनको कैसे इकट्ठा किया जाए। 1920 में खिलाफत कमेटी और कांग्रेस से मुआहदा हुआ आपस में, खिलाफत कमेटी का और कांग्रेस का आपस में मुआहदा हो गया, और कांग्रेस भी मुसलमानों के साथ खिलाफत मूवमेंट में शरीक हो गई, मुसलमानों की हेल्पर के तौर पर, ये याद हो। गांधी भी इसका पार्ट बन गया, कांग्रेस के दरमियान मुआहदा हुआ। तो अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये दोनों मिलके खिलाफत मूवमेंट को लीड करने लगी। गांधी जो था, खिलाफत कमेटी 1920 में बनी है। उसके बाद गांधी सत्याग्रह, ये सब मंशूर था, इसका जो मैनिफेस्टो, प्रिंसिपल ऑफ गांधी, सत्याग्रह मीन नॉन वायलेंस। गांधी का जो प्रिंसिपल था वो क्या था, अदम तशद्दुद, तशद्दुद नहीं होना चाहिए किसी भी बात में, किसी भी प्रोटेस्ट में। पीसफुल प्रोटेस्ट हो, अगर एहतजाज हो तो पीसफुल हो, जो बात मनवानी हो तो अमन के जरिए मनवाई जाए, ना कि उसमें वायलेंस हो, फोर्स नहीं होनी चाहिए, जबर नहीं होना चाहिए, ये उसका मंशूर था। सत्याग्रह ये वर्ड है संस्कृत जुबान का जिसका मतलब है नॉन वायलेंस, ये गांधी का मंशूर था। उसके बाद गांधी भी इस तहरीक का हिस्सा बना, और 1920 में नॉन
कोऑपरेशन मूवमेंट का आगाज हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आगाज हुआ। हुकूमत बरतानिया के ऊपर जोर दिया कि किसी तरीके से वो तुर्की की खिलाफत को बचा ले। तहरीक अदम ताउन 1920, उर्दू में इसको कहते हैं तहरीक अदम ताउन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसका आगाज हुआ। इसमें क्या हुआ जी, मुसलमानों ने बाइकाट शुरू कर दिया। जितने भी खिताब दिए गए थे, सर के खिताब दिए गए थे मुसलमानों को, उन्होंने वापस कर दिए। मुसलमानों ने आइन साज असम्बली में जो उनकी नुमाइंदगी थी उससे उन्होंने इस्तीफे दे दिए, जो रुकनीत थी। गैर मुल्की अशिया, फॉरेन जितनी भी चीज़ें थी उस पर पाबंदी शुरू कर दी और उन्होंने कहा इन चीज़ों का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्कूल कॉलेजेस जो गैर मुल्की बने हुए थे उसमें से मुसलमान बच्चों ने जो दाखिला लिया हुआ था वो हट गए। वहाँ से जो टीचर पढ़ा रहे थे मुसलमान, उन्होंने वो उहदे छोड़ दिए। बहुत कुछ हुआ। इन्होंने सिर्फ आखिरकार एहतजाज किया और हड़ताल हुई। सिविल लॉ फरमाने की तहरीक भी इसी के हिस्से में गई। गांधी जो है वो जेल में चला गया इसके नतीजे में। 1920 की बात हो रही है। गांधी अमली तौर पर जेल में और बरतानिया ने उसे डाल दिया। अली बरादरन ने गांधी के नॉन वायलेंस पर तनकीद की। गांधी ने कहा कि इस तहरीक में अब जो है ना तशद्दुद आ गया है और एक वाकया हो गया चोरा चोरी 1922 1922। चोरा चोरी एक जगह का नाम है। वहां पर एक थाने के ऊपर हमला कर दिया पुलिस स्टेशन को। 22 जो है ना पुलिस मुलाजमान शहीद हो गए। उन्नीस सौ इक्कीस में मोगला रिबेलियन या मोगला बगावत, मोगलाज वहाँ के लोग थे, मोगलाज कहलाते थे। उन्होंने बगावत शुरू कर दी। चोरा चोरी मूवमेंट में क्या हुआ, थाने में पुलिस मुलाजमान पुलिस के। गांधी ने कहा कि क्योंकि इसमें तशद्दुद आ गया है और मैं अदम तशद्दुद का कायल हूँ, लिहाजा मैं इस तहरीक का हिस्सा नहीं करना चाहता। मोगला रिबेलियन और चोरा चोरी में 14 मूवमेंट की चोरा चोरी, जिसकी बायस गांधी उससे अलग हो गया तहरीक खिलाफत से। मौलाना मोहम्मद अली जोहर, शौकत अली, ये सारे जब जेल में थे तो बाहर लीड कौन कर रहा था इस तहरीक को? गांधी कर रहा था। तो गांधी ने 1922 में तहरीक खिलाफत को खैरबाद कह दिया। तहरीक खिलाफत को खैरबाद कह दिया। और तुर्की की जो मजलिस थी, अपना तुर्की की जो ऑटोमन एम्पायर थी, उस्मानिया खिलाफत थी, वो आखिरकार तुर्की में 1924 में कमाल अतातुर्क ने खत्म कर दिया। और यहाँ पे क्या हुआ, बरसगीर में तहरीक खिलाफत का एंड क्या हुआ? नंबर एक, अताउल्लाह शाह बुखारी ने अपनी तहरीक बना ली मजलिस अहरार के नाम से। तहरीक खिलाफत के इख्तिताम पर क्या एंड क्या हुआ? अताउल्लाह शाह बुखारी ने चौधरी अफजल हक के साथ मिलकर तहरीक मजलिस अहरार। फिर आपने वर्ड क्या लिखा है मजलिस से? अहरार जी, हुर्रियत से, आज़ादी से जी। जब वो ख़त्म हो गई खिलाफत उस्मानिया, यहाँ पे ये ख़त्म हो गई तहरीक खिलाफत, तो उसने अपनी मजलिस अहरार बना ली। अबुल कलाम आज़ाद और हकीम अजमल, डॉक्टर अंसारी, ये सारे गांधी के साथ थे। ये गांधी की हिमायत में थे। ये याद रहे, कांग्रेस के हिमायती थे ये लोग। हकीम अजमल, अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर अंसारी। अब क्या हुआ, अली ब्रदरन, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली, इन्होंने मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार कर। जो पहले आपने लीडर्स लिखे थे, जो सारे के सारे खिलाफत तहरीक
खिलाफत में थे, उसमें से क्या हुआ, अताउल्लाह शाह बुखारी ने अपनी मजलिस से अरार बना ली। अली बरदरान जो बानी थे तहरीक के इख्तिताम पर, वो मुस्लिम लीग में शामिल हो गए, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली। मजलिस अरार, मजलिस अरार ये जो है ये लाहौर में बनी, ये बाकायदा तौर पे 1929 में जाके बनी। नाम उन्होंने रख दिया था 1924 में ही, लेकिन 1929 में बाकायदा बनी। सुन्नी मुस्लिम देवबंदी पार्टी थी ये। अताउल्लाह शाह बुखारी, चौधरी अफजुल हक, मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी, ये इसके बानियों में से थे। नंबर एक, अताउल्लाह शाह बुखारी इसका फाउंडर है मजलिस अरार का, बाकी उसके हेल्पर है। बानियों में से ही हो गए ना, साथ साथ जो है, एक मेन होता है, बाकी हेल्पर होते हैं। जी 1929 में बाकायदा फंक्शनल हुई है, अनाउंस उसने 1924 में ही कर दी थी। नेक्स्ट, चौधरी अफजल हक दूसरा, क्या लास्ट, खलीफा अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद दोएम। उसके बाद है हबीबुर रहमान लुधियानवी। ये तीन लोग थे इसमें मेन, और इन लोगों ने कायद आजम की मुखालफत की थी। मजलिस अहरार को मजलिस अहरार इस्लाम नया नाम दिया 1929 में, मजलिस अहरार इस्लाम। इसमें जो लोग थे उनके नाम इंपॉर्टेंट हैं, जो अशरफ अली थानवी, ये भी इन्हीं में से थे। बयानुल कुरान के नाम से इन्होंने कुरान की तफसीर लिखी है, तफसीर कुरान, देवबंदी फिक्के से थे ये। बयानुल कुरान और बहिश्ती ज़ेवर, ये दो मशहूर किताबें हैं, एक तफसीर की है और एक जर्नल बुक है। हुसैन अहमद मदनी, हुसैन अहमद मदनी शेखुल हदीस भी कहा जाता है इन्हें, देवबंद का शेखुल इस्लाम भी कहते हैं, अरबो अजम। हुसैन अहमद मदनी ये भी इसी तरीक से बिलोंग करते थे जी। हदीस और फिक्का पर अबूर था, जमीयत उलमा हिंद का लीडर भी कहलाते हैं, जमीयत उलमा हिंद के लीडर भी कहलाते हैं जी, हुसैन अहमद मदनी। मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी, मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी, ये हदीस और तफसीर पर इन्होंने काम किया है, और मारिफुल कुरान के नाम से कुरान की तफसीर लिखी है, मारिफुल कुरान। मौलाना शफी उस्मानी, मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी जो है, ये हदीस और तफसीर पर इनका काम है, और इन्होंने कराची में दारुल उलूम के नाम से एक मदरसा भी बनाया 1951 में, और मारिफुल कुरान के नाम से कुरान की तफसीर लिखी। ये तफसीर आनी चाहिए कि मारिफुल कुरान किसने लिखी है, मशहूर है, बुक्स में भी आ जाता है। मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी, वो भी मजलिस अरार से ताल्लुक रखते थे। शब्बीर अहमद उस्मानी, शेखुल इस्लाम भी कहा जाता है इनको, आइन साज असम्बली के मेंबर भी रहे हैं ये, कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के मेंबर भी रहे हैं। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का जनाजा भी इन्होंने पढ़ाया है कराची में। शब्बीर अहमद उस्मानी, वो भी मजलिस अरार से ताल्लुक रखते थे, देवबंदी थे। मौलाना अब्दुल हक अकोड़वी, मौलाना अब्दुल हक अकोड़वी, अकोड़ा कटक जगह का नाम है, अकोड़ा पढ़ा था आपने जिहाद मूवमेंट में। अकोड़ा भाई क्या हो गया, अकोड़ा कटक नहीं पढ़ा, तो अकोड़वी, अकोड़ा उस जगह की बात हो रही है, वहां से बिलोंग करते थे। मौलाना अब्दुल हक अकोड़वी, दारुल उलूम हक्कानिया, दारुल उलूम हक्कानिया जो है, ये शेखुल हदीस है ये, दारुल दारुल उलूम हक्कानिया, उसके ये शेखुल हदीस है, सियासत में आए हैं ये। और जमीयत उलमा इस्लाम,
पार्टी है इनकी, जमीयत उलमाए इस्लाम, JUI, नाम सुना होगा जी। मौलाना अब्दुल हक अकौड़वी, ये 3 मरतबा मेंबर असम्बली भी रहे हैं, नेशनल असम्बली, खत्म नबूवत के हामी रहे हैं। और सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी मजलिस अहरार इस्लाम के सदर और बानी, प्रेसिडेंट एंड फाउंडर, ये मजलिस अहरार से मुतल्लिक था। अताउल्लाह शाह बुखारी बानी भी और प्रेसिडेंट। अंजुमन हिमायत इस्लाम हमने पढ़ लिया था यार, अंजुमन हिमायत इस्लाम, कौन बताएगा इसके बारे में, क्या थी ये अंजुमन हिमायत इस्लाम, क्या चीज था, ये पढ़ा हुआ है। जी कौन बताएगा, किसी को नहीं याद। अंजुमन हिमायत इस्लाम 1884, 1884, लाहौर में, मोची गेट, मस्जिद बकान। लाहौर में मोची गेट, मस्जिद बकान में इसका आगाज हुआ 1884। खलीफा हमीदुद्दीन बानी है इसका, फाउंडर है खलीफा। ये भी अलीगढ़ के तहरीक है सर सैयद की, उसके नतीजे में बनी अंजुमन हिमायत इस्लाम। मकसद क्या था इसका, बरसगीर में मुसलमानों की तालीमी खिदमत, एजुकेशनल सर्विस ऑफ मुस्लिम इन सब कॉन्टिनेंट, इसका भी वही पर्पस था अलीगढ़ का पर्पस, एजुकेशनल अपलिफ्ट, मुस्लिम बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, यतीमों के लिए। पंजाब में कुरान, उर्दू, दस्तकारी सिखाते थे, उर्दू तालीम देते थे, छोटे छोटे NGOs की टाइप की उन्होंने इदारे बनाए, पब्लिशिंग एजेंसीज, छापा खाने वो बनाए, प्रिंटिंग प्रेस बनाई, बुक्स छपती थी। 1939 में इस्लामिया कॉलेज बराए खवातीन लाहौर बनाया, इसी ने, इस अंजुमन ने, अंजुमन हिमायत इस्लाम के जेर तहत, जेर वो बना, हिमायत बना 1939 में इस्लामिया कॉलेज बराए खवातीन लाहौर, यानी एक आम मस्जिद के अंदर शुरू होने वाली तहरीक, सिंपल सी, मोची दरवाजे में फैलती कॉलेज बना दिया उसने। ये देखें, इस्लामिया कॉलेज लाहौर 1892 में बना था, 92 में इस्लामिया कॉलेज लाहौर। 1939 में इस्लामिया कॉलेज बराए खवातीन बना था। पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म फॉर मुस्लिम था ये, अंजुमन हिमायत इस्लाम क्या था, ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म था फॉर मुस्लिम्स, मुसलमानों के लिए सियासी प्लेटफॉर्म का दर्जा रखता था। इसी के तहत हैदराबाद सिंध में मदरसा बना या स्कूल, इस्लाम हाई स्कूल हैदराबाद, हिमायत इस्लाम हाई स्कूल, हिमायत इस्लाम हाई स्कूल हैदराबाद भी बना इसके तहत। ये है अंजुमन हिमायत इस्लाम। अगर कोई पूछ लेता है, आ जाता है, 3-4 बातें पता होनी चाहिए। डेट नहीं है। अंजुमन हिमायत इस्लाम क्या है, ये एक पॉलिटिकल तहरीक थी, एक एजुकेशनल सर्विस थी। जिस तरह अलीगढ़ में मुसलमानों के लिए जो तहरीक वहाँ चली, ये लाहौर के और ये इधर के जो मुसलमान थे उनके लिए तहरीक चली, एजुकेशनल अपलिफ्ट के लिए। अब लेकिन तो कहाँ पे आगाज हुआ, बानी कौन था, इसके तहत कौन कौन से मदरसे और स्कूल बने, बस 4 बातें। एजुकेशनल मूवमेंट है, समझ में, एजुकेशनल सर्विस है ये।
इस्लामी कॉलेज पेशावर का भी आपको पता होना चाहिए। इस तरह नदवतुल उलमा हम पढ़ चुके हैं। दारुल मुसन्नफीन, दारुल मुसन्नफीन ये पढ़ा है। आजमगढ़, दारुल मुसन्नफीन आजमगढ़ में बनाया गया था। शिबली उमानी उसकी किताबों का मजमूआ था। सिंध मदरसातुल इस्लाम ये भी पढ़ा हुआ है। उसके बाद तहरीक अलीगढ़ ये भी हमने पढ़ ली है। किसी में कोई मसला आ रहा हो तो बताएंगे अभी साथ साथ, अभी टाइम है जी। अभी खत्म होगा टेस्ट शुरू हो जाएंगे। फराइजी तहरीक भी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट 1940 1940 पे आ जाए। ऑगस्ट ऑफर, ऑगस्ट ऑफर क्या है, किसने पेश की, कौन वायसराय था, क्या मकसद था? तीन सवाल है। नंबर एक, 6 अगस्त 1940 में ऑगस्ट ऑफर पेश की गई। लॉर्ड लिनलिथगो, 6 अगस्त 1940 को ऑगस्ट ऑफर पेश की। किसने पेश की? लॉर्ड लिनलिथगो। इसका मकसद क्या था? लॉर्ड लिनलिथगो गेव ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट दिस ऑगस्ट ऑफर ऑन 6 अगस्त 1940 ही प्रेजेंटेड। इसका मकसद ये था टेम्परेरी सोल्यूशन ऑफ वॉर प्रॉब्लम्स। ये एक आर्जी हल था जंगी हालात का, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दौर था 1940 1939 से 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाहती थी कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको यूज किया जाए मैन पावर को जंग में अपनी जीत के लिए, और बाद में यहाँ पर आइन दिया जाएगा इनको और आज़ादी दी जाएगी, वादा किया गया। तो इट वॉज अ टेम्परेरी सोल्यूशन ऑफ वॉर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियंस। इसके तहत वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनी 1940 में। वॉर एडवाइजरी काउंसिल कि इस वॉर को कैसे जीता जाए, एडवाइस दें यहाँ के लोग, और यहाँ के लोग उसमें शामिल जंग में बकायदा फौज में भर्ती होना शुरू हो गए उन लोग, और उनको बरतानिया भेजा गया काउंसिल। माइनॉरिटी सेफ गार्ड, उन्होंने ये वादा दिया अगस्त ऑफर में कि माइनॉरिटीज जो अकलियत हैं उनके हकूक को सेव किया जाएगा, माइनॉरिटी के राइट्स को सेव किया जाएगा। माइनॉरिटी सेफ गार्ड। जंग के बाद इंडिया में नया कानून दिया जाएगा, तमाम पार्टियां जंग में यूके का साथ दें। ये पॉइंट्स थे अगस्त ऑफर के। तमाम पार्टियां जंग में बरतानिया का साथ दें। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। नेक्स्ट, गांधी सिविल डिसोबीडियंस। सिविल नाफरमानी की तहरीक गांधी की। गांधी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है ये 1940 में ही है, 1940 है। अगस्त ऑफर के बाद गांधी ने सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज कर दिया। उसने कहा कि यहाँ के जो भी लोग हैं बरतानिया के, ये हिंदुस्तान छोड़ दें, यहाँ से निकल जाएं। अगस्त ऑफर के नतीजे में सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई गांधी ने, ये याद होना चाहिए। आफ्टर अगस्त ऑफर, और उसमें काफ़ी मुस्लिम्स को अरेस्ट भी किया गया, और जो गांधी के साथ मुसलमान थे कांग्रेस के उनको भी अरेस्ट किया गया, और गांधी को। नेक्स्ट, 1940 के बाद 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। 1942 हिंदुस्तान छोड़ दो। क्विट इंडिया मूवमेंट का आगाज गांधी ने किया। गांधी ने कहा कि यहाँ से जो बरतानिया के लोग हैं वो निकल जाए, विथड्रॉ हो जाए यहाँ से, दिस लैंड ऑफ मुस्लिम्स एंड हिंदूज। कायदे आजम ने कहा कि ऐसे ना जाएं, बल्कि डिवाइड एंड क्विट, पहले तकसीम करें फिर छोड़ के जाएं। ये कायदे आजम ने कहा था, डिवाइड एंड क्विट।
ये गांधी ने कहा था क्विट इंडिया, कायदे आजम ने कहा डिवाइड एंड क्विट, पहले यहाँ पर तकसीम करो दो हिस्सों में, फिर यहाँ से जाओ। ट्रांसफर ऑफ पावर टू कांग्रेस, कांग्रेस ने ये कहा कि जाने से पहले ट्रांसफर ऑफ पावर्स कांग्रेस को देके जाए, ना कि मुस्लिम लीग को। इमीडिएट विड्रॉल ऑफ यूके फोर्सेस फ्रॉम इंडिया, ये मुतालबा था सिंगल लाइन में। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स इमीडिएट विड्रॉल ऑफ यूके फोर्सेस फ्रॉम द लैंड ऑफ इंडिया, कि फौरी तौर पर जो भी यूके की फौज है यहाँ पे वो इस जमीन को, सरजमीन को छोड़ दे, ये मुतालबा था जी गांधी और कांग्रेस का। कायदे आजम ने कहा था डिवाइड करने से, डिवाइड करके फिर क्विट करें, डिवाइड एंड क्विट। क्रिप्स मिशन, सर काइंडली रिपीट कीजिएगा, इसका मुतालबा क्या था? कांग्रेस का मुतालबा ये था कि जो यहाँ पर बरतानिया की फौज है, जो यहाँ पर यूके ब्रिटिश जो फोर्सेस हैं वो इमीडिएट विदड्रॉ हो जाएं दिस लैंड ऑफ इंडिया, इंडिया की, हिंदुस्तान की सरजमीन से फौरी तौर पर वापस चले जाएं छोड़ के, और ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो कांग्रेस को देके जाएं, जाते हुए हिंदुस्तान पूरे का पूरा हिंदुओं के हवाले करके जाएं कांग्रेस की, ये मुतालबा था। कायदे आजम ने कहा कि पहले तकसीम करें दो हिस्सों में, फिर यहाँ से बरतानिया जाए। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन 1942, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूके के खिलाफ जापानी फौज बर्मा तक आ गई थी, आपको पता है। यूके के खिलाफ जो जापान की फौज है वो बर्मा तक आ गई थी, और बर्मा से हिंदुस्तान पहुंचने लगी थी, और हिंदुस्तान अगर पहुंच जाती तो यहाँ जो बरतानवी लोग थे उनको भी मार देती जापानी फौज। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो था उसने ये सोचा कि अब क्या किया जाए, यहाँ के लोगों की फेवर कैसे ली जाए, और क्योंकि लोगों की हिमायत के बगैर जंग जीतना आसान नहीं था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जीतना आसान नहीं था यहाँ के लोकल लोगों की हेल्प के बगैर, लिहाजा उसने एक मिशन भेजा यहाँ पे, क्रिप्स मिशन जिसका नाम है, और उसका मकसद क्या था, किसी तरह से लोगों को वॉर के लिए कायल किया जाए कि वो हमारी मदद करें और हम उनको बदले में आइन देंगे और उनको आज़ादी देंगे। बहुत कम, यहाँ कोई नहीं पहुंचा था, बर्मा तक पहुंचे थे। वो मूवीज बनी हुई हैं एक दो, इसके ऊपर भी बनी हुई है, जापानी फौजें जो आ रही है। आगे साथ ही तो था, कितना दूर था, उन्होंने कश्तियों से एंटर होना था यहाँ पे इंडिया में और सारा तबाही कर देनी थी। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन में सर स्टेफर्ड क्रिप्स ये हेड थे, सर स्टेफर्ड, STAFFORD, स्टेफर्ड क्रिप्स, ये इस मिशन के चेयरमैन थे या हेड कर रहे थे। ये वॉर कैबिनेट के मेंबर थे, वॉर कैबिनेट इन इंडिया, बरतानवी पार्लियामेंट के मेंबर थे, और वहां पर जो वॉर कैबिनेट एक ये समझ वजारत थी, पोर्टफोलियो था, उसका मेंबर था ये वॉर कैबिनेट का सर स्टेफर्ड क्रिप्स। 23 मार्च 1942 को ये हिंदुस्तान पहुंचा। कौन? ये मिशन, स्टेफर्ड क्रिप्स। सर 42, सर 42 इंग्लिश में प्लीज बता दें। क्या? सर 42 प्लीज जी। 1942 लिखा हुआ है, थैंक यू। 1942, 23 मार्च 1942 को हिंदुस्तान पहुंच गया था क्रिप्स मिशन, सर स्टेफर्ड क्रिप्स की सरबराही में। 15 दिन ये मिशन यहाँ पे रहा, और इसकी बातचीत मुकम्मल ना हो सकी दोनों पार्टियों से, आखिरकार ये वापस चला गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उस वक्त चल रही थी यहाँ पे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वो 40 जी, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी है। उसके बाद अप्रैल 1942 में इस मिशन ने अपनी तजावीज़ पेश की, प्रपोजल,
अप्रैल 19 मार्च में ये आया है 1942 में, और अप्रैल 1942 में इसने अपनी प्रपोजल्स पेश की। इसका मकसद क्या था? आइन साजी था, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। पर्पस क्या था स्टेफर्ड क्रिप्स का? एम्पीरियल काउंसिल का क्याम होगा, ये तजावीज थी कि हिंदुस्तान में एक एम्पीरियल काउंसिल कायम की जाएगी, इंडियन को उसमें शामिल किया जाएगा। पहले इंडियन को शामिल नहीं किया जाता था एम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। जंग अजीम दोम, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मदद का मुआहदा, यहाँ के लोग जो हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प करेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसका मुआहदा। नेक्स्ट, वजीर खजाना जो होगा, वजीर खजाना वो यूके से होगा। अगली ये भी प्रपोजल था। कमांडर इन चीफ, जो कमांडर इन चीफ होगा वो भी यूके से होगा। 1935 का जो एक्ट है जंग के इख्तिताम तक वही रहेगा जी। कांग्रेस ने यह कहा कि क्रिप्स मिशन में नो ट्रांसफर ऑफ पावर, ट्रांसफर ऑफ पावर की कोई बात नहीं की गई। मुस्लिम लीग ने यह कहा कि इसमें पाकिस्तान बनाने का कोई प्रॉमिस नहीं है, पाकिस्तान का कोई प्रॉमिस नहीं किया गया पाकिस्तान बनाने का, लिहाजा दोनों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। हेलो, जी जी, ठीक है, ओके। क्रिप्स मिशन की तकमील हो गई है, कब, कहाँ, क्यों? मुस्लिम लीग का वर्जन और कांग्रेस का वर्जन दोनों आपके सामने आ गई। एक क्वेश्चन जो होता है उस पर कम से कम 5 या 6 सवाल आपको आने चाहिए। अगर आप उसको बोल सकते हैं 5 या 6 बातें तो इसका मतलब है आपको तैयारी है। अगर आप सिर्फ ये सोचें कि क्रिप्स मिशन 1942 से जान छूट जाएगी तो उसका कोई फायदा नहीं, ये याद रखें। वो चाहे एक लाइन के सवाल याद हो आपको। मिसाल के तौर पर हमने ये पढ़ा है क्रिप्स मिशन कब आया, कौन लेके आया, क्यों आया, मकसद क्या था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का क्या रिएक्शन था, बस ये पता होना चाहिए, ये ओके है। उसके बाद है गांधी जी ने टॉक 1944 1944 में। गांधी और जिन्ना के दरमियान बातचीत 1944, ये बहुत मशहूर है। गांधी जिन्ना टॉक नंबर 1 ये मुंबई में हुई, प्लेस ऑफ अकरेंस मुंबई है। ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी इसका मकसद था, पर्पस क्या था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। गांधी ने कहा कायद को कि पाकिस्तान का मुतालबा एब्सर्ड है, एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है फजूल, और बेस्ड। गांधी ने कायदे आजम को कहा कि वो पाकिस्तान का मुतालबा ना करो, ये सही नहीं है ये बात। इस बात के दौरान गांधी मुस्लिम टॉक के दौरान हिंदू मुसलमान, हिंदू और मुसलमान एक कौम है। गांधी ने कहा हिंदू एंड मुस्लिम आर वन नेशन। अंग्रेज पहले पावर्स कांग्रेस को शिफ्ट करें जाते हुए, कांग्रेस फिर मुसलमानों को कुछ दे देगी, ये गांधी ने कहा। पहले अंग्रेज पावर जो है ट्रांसफर ऑफ पावर वो कांग्रेस को दे, यानी हिंदुओं को दे, फिर आगे हिंदुओं की मर्जी है। हिंदू मुहासबा कायम हुई, एक और तहरीक कायम हुई हिंदू मुहासबा। उसका मकसद था मुसलमानी माशरे से मुसलमानों को खत्म कर दे, जड़ से उखाड़। हिंदू मुहासबा
हिंदू महासभा तहरीक शुरू हुई, इसका मकसद था मुसलमानों को मुआशरे से ख़त्म कर दे, एलिमिनेट द मुस्लिम फ्रॉम सोसाइटी। नेक्स्ट, शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला कॉन्फ्रेंस नाइनटीन 45। लॉर्ड वेवल जो है, लॉर्ड वेवल ये सेकंड लास्ट वायसराय था बरतानिया का इंडिया में। इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट का सेकंड लास्ट वायसराय था लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल 1943 में यहाँ पे आया, बरसगीर में, 1943 में। ये कमांडर इन चीफ या मिलिट्री कमांडर था बरतानवी फौज का। He was the military commander of British Army। जी यहाँ पर आया था, ये वायसराय के तौर पे, लॉर्ड के तौर पे आया था। जब ये आया था तो कौन सा लॉर्ड गया था वापस? लॉर्ड लिनलिथगो। सेकंड लास्ट जब आया था तो इसका मतलब है कि थर्ड कौन था? थर्ड लास्ट लॉर्ड लिनलिथगो था। उसके बाद है जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो अगस्त 1945 में लॉर्ड वेवल ने एक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जिसे शिमला कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। शिमला के मुकाम पे हिंदुस्तान में वो कॉन्फ्रेंस थी। जी मुस्लिम लीग और कांग्रेस पर मबनी थी ये। एक तरफ मुस्लिम लीग थी और दूसरी तरफ कांग्रेस थी इसमें, और इनके नुमाइंदे इसमें शामिल थे। अब मुस्लिम लीग की तरफ से शिमला कॉन्फ्रेंस में कौन शामिल थे? नंबर 1 कायदे आजम लियाकत अली खान, ख्वाजा नाज़मुद्दीन, गुलाम हुसैन। कांग्रेस की तरफ से जो लोग शामिल थे, अबुल कलाम आजाद, खिजर हयात टिवाना, खिजर हयात टिवाना, डॉक्टर खान साहिब, डॉक्टर खान साहिब, ये कांग्रेस की तरफ से थे। इसमें तजावीज क्या थी? वायसराय ने क्या प्रपोजल दिया शिमला कॉन्फ्रेंस में? उसने कहा कि एक अबूरी हुकूमत कायम करेंगे, हम एक इंटरिम गवर्नमेंट कायम करने जा रहे हैं, और उसमें जो वॉर पोर्टफोलियो होगा, वजारत जंग, जंगी जो वजारत होगी, वॉर पोर्टफोलियो, वो बरतानवी हुकूमत के पास हो। वॉर पोर्टफोलियो, उसने कहा कि सिर्फ वॉर पोर्टफोलियो का ओहदा बरतानवी के पास होगा, बाकी तमाम ओहदे यहाँ के लोगों के पास होगा। ये उसने तजवीज़ की। नंबर 1, ये समझ आ गई ये बात कि नहीं आई? ये बहुत अहम बात है भाई। जो जंग से रिलेटेड चीजें होंगी कि किससे लड़ना है, कब लड़ना है, फोर्स किसने देनी है, ये सारा गांव बरतानवी अंग्रेज होंगे वजीर इंटरिम गवर्नमेंट में, और बाकी जितने भी पोर्टफोलियोज हैं, वजारतें हैं, वो यहाँ के लोगों के पीछे हैं अबूरी हुकूमत में, जो इंटरिम गवर्नमेंट वजारत बने। नुमाइंदगी क्या होगी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के इस गवर्नमेंट में? नंबर 1, उन्होंने कहा कि 5 मुस्लिम मेंबर्स हैं इसके, हिंदू और मुस्लिम्स को, यानी कि 5-5 दोनों को दी जाएंगी सीटें। 5 जो मुस्लिम मेंबर सीटें एग्जीक्यूटिव काउंसिल की, वो मुस्लिम लीग के नॉमिनीज होंगे, नामजद करेंगी मुस्लिम लीग जी, और 5 कांग्रेस की होंगी। कांग्रेस ने यह कहा कि जो 5 मुसलमानों की सीट्स होंगी वो मुस्लिम लीग क्यों नामजद करेगी, कोई और भी तो नामजद कर सकता है। ये बहस हुई। जो 5 मुस्लिम लीग की सीटें हैं, वो मुसलमानों की जो सीटें हैं वो मुस्लिम लीग ही क्यों नामजद करेगी, कोई और भी तो नामजद कर सकता है, यानी कांग्रेस भी तो नामजद कर सकती है किसी को उसमें से। ये बहस हुई तो आखिरकार वायसराय ने 1 सीट और इजाफी कर दी, 1 सीट एक्स्ट्रा कर दी, जो कोई भी नॉन मुस्लिम लीग तजवीज़ कर सकता है, मुस्लिम लीग के अलावा, यानी मुसलमानों के
मुसलमानों की वो सीट जो मुस्लिम लीग के अलावा कोई और ले सकता हो, एक वो सीट भी क्रिएट कर दी। नेक्स्ट जी, इस तरह से वायसराय ने कांग्रेस के साथ मिलकर खिजर हयात टिवाना, जिसका भी नाम आपने ऊपर पढ़ा है, खिजर हयात टिवाना, जो कि उस वक्त सीएम था पंजाब का, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब था, उसकी यूनियनिस्ट पार्टी थी। यूनियनिस्ट पार्टी की के मुतालबे पर एक सीट एग्जेक्टिव काउंसिल की उसको दे दी। हालांकि अब ये खिजर हयात टिवाना मुस्लिम लीग से बिलोंग नहीं करता था, ये कांग्रेस से बिलोंग करता था, कांग्रेस से बिलोंग करता था, लेकिन मुसलमानों वाली जो सीट थी वो मुस्लिम लीग की बजाय उसको दे दी, जो इजाफी बढ़ाई गई थी। ये याद रखेंगे। पार्टी और थी, मुसलमान तो था, लेकिन उन्होंने ये हिंदू कांग्रेस ने ये मुतालबा किया था कि जो मुसलमानों की सीट्स हैं सारी मुस्लिम लीग को ना दी जाए। कोई और पार्टी भी तो मुसलमान हो सकती है ना, यानी ये यूनियनिस्ट पार्टी का मुसलमान था, ये इसको भी तो दी जा सकती थी, ये बहस थी। तो वो एक सीट इसको दे दी गई, 5 वो एक इजाफी हो गई, टोटल 12 सीटें होंगी, 5 और 5 10, और एक जो इजाफी वाली थी 11 हो गई। उसके बाद सिखों की एक सिखों के लिए और एक स्पेशल जो है ना हिंदुओं के लिए अलग रखी गई, वो हम पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, कांग्रेस ने कहा मुस्लिम लीग की नुमाइंदा जमात नहीं है मुसलमानों की, कायद मुतालबे पर डटे रहे, कॉन्फ्रेंस आखिरकार बगैर नतीजा खत्म हो गई। शिमला कॉन्फ्रेंस बगैर किसी रिजल्ट के आखिरकार खत्म हो गई। शिमला कॉन्फ्रेंस की नाकामी पे इलेक्शन 1946 के इलेक्शन 1946 के इलेक्शन जो है, और कायदे आजम ने इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। ये भी शिमला कॉन्फ्रेंस के कायदे आजम के आखिरी अल्फाज थे। इलेक्शन 1946, ये याद रखेंगे। 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस के एंड पे कायदे आजम ने इलेक्शन का मुतालबा किया था। ये सवाल भी आ चुका है। शिमला कॉन्फ्रेंस नाकाम हुई, नंबर 1, 1946 की हम बात कर रहे हैं। जनरल इलेक्शन सेंट्रल आइन साज असेंबली के 1934 से अभी तक नहीं हुए थे। जनरल इलेक्शन सेंट्रल असेंबली के 1934 से अभी तक नहीं हुए थे, 46 तक। और जो प्रोविंशियल आइन साज असेंबली थी, सूबाई आइन साज असेंबली थी, उसके 1937 से नहीं हुए थे। 1937 के बाद अभी तक नहीं हुए थे। याद है ना 1937 में जो इलेक्शन हुए थे, कांग्रेस को वजारतें मिली, वो कह रहे उस वक्त हुए थे, उसके बाद अभी तक नहीं हुए थे। सूबाई और सेंट्रल जो आइन साज असेंबली थी उसके 1934 से अब तक नहीं हुए थे। आगे, मुस्लिम लीग मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है और इसका मुतालबा था कि इंडिया जो है अनडिवाइडेड मुल्क नहीं रहेगा, अनडिवाइडेड मुल्क नहीं रहेगा इंडिया, यानी कि डिवाइड होगा। कांग्रेस ने यह मुतालबा किया कि हिंदुस्तान अनडिवाइडेड रहेगा। कांग्रेस ने मुतालबा किया, 1946 की बात हो रही है, अनडिवाइडेड रहेगा। फिर क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने सेंट्रल असेंबली में तमाम मुस्लिम सीट्स जीती। इलेक्शन का नतीजा है ये, मुस्लिम लीग ने तमाम सेंट्रल असेंबली की मुस्लिम सीट्स को विन कर लिया। और जो सूबाई असेंबली की सीटें थी, प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स थी, 428 सीटें जीत ली 923। मुस्लिम लीग ने 428 सीट्स आउट ऑफ 923 वो विन की। ये है प्रोविंशियल असेंबली। जबकि जो सेंट्रल असेंबली है उसमें तमाम सीट्स मुस्लिम सीट्स जितनी भी होंगी तो तमाम उन्होंने विन कर लिया। प्रोविंशियल की सवाल आता है, टोटल 923 थी। नेक्स्ट, फोर टू 8 428 लिखा हुआ है सामने। कांग्रेस ने हिंदू अक्सरियती इलाके में सीटें जीत ली, जितने भी हिंदू अक्सरियत के इलाके थे। और अप्रैल 1946 में कायद ने तमाम सेंट्रल और सूबाई मेंबर्स को मुंतखब करने के लिए दिल्ली में इजलास तलब किया।
1946 के इलेक्शन के बाद दिल्ली कन्वेंशन 1946 हुआ। यानी कि जो सेंट्रल असेंबलियों में जितनी सीटें जीती मुसलमान ने और सूबाई असेंबली में जितनी सीटें जीती, उन तमाम मेंबर्स को पहले आजम ने बुला लिया दिल्ली में 1946 में। दिल्ली का इजलास जो तलब किया उसमें क्या मुतालबे रखे गए? नंबर एक, कायद ने कहा कि जितनी भी मुश्किलात आ जाएं वो आपका रास्ता नहीं रोकेगी। किसको कहा? ये सेंट्रल असेंबली और कन्वेंशनल असेंबली के मेंबर्स को, जो वो सीटें जीत के आए थे मुस्लिम लीग के नुमाइंदे। सर क्या कहा था, प्लीज रिपीट कर दें। कायद आज़म ने यह कहा था कि जितनी भी मुश्किलात आ जाएं आपने पीछे नहीं हटना। नंबर एक, बंगाल से हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने सीट जीती थी और उसने करारदाद मंजूर कराई। मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को मिलाकर एक अलग मुल्क वतन बनेगा। मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को मिलाकर एक अलग मुल्क बनेगा जिसमें ये इलाके शामिल होंगे। कौन से? NWFP, सिंध, बलूचिस्तान, बंगाल, आसाम, पंजाब, ये इलाके उसमें शामिल होंगे। यूके की उसके बाद है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ये तरतीब से हैं, ये ऑर्डर से हम लिख रहे हैं। कैबिनेट मिशन प्लान जो है ये बहुत ही सिंपल है। ये दिल्ली में आया। नंबर एक, कहाँ पे आया? दिल्ली में। कब आया? 1946। 1946 में जो नई हुकूमत बनी थी बरतानिया में, तो वजीर आजम बना था लॉर्ड एटली, ATLEE, लॉर्ड एटली। 19 फरवरी 1946 को इसकी काबीना ने हलफ उठाया। इसने 19 फरवरी 1946 को 3 काबीना के मेंबर्स थे, 3 मेंबर्स ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, वो ये लेके आई यहाँ पे हिंदुस्तान। नंबर एक, पैथिक लॉरेंस, कैबिनेट मिशन प्लान के जो मेंबर्स थे, और वो तीनों मेंबर्स बरतानवी पार्लियामेंट के मेंबर्स थे, तो यहाँ पे आए। पैथिक लॉरेंस ये उसको हेड कर रहा था। ये चेयरमैन था, हेड कर रहा था। एबी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स, ये 3 लोग थे कैबिनेट मिशन प्लान में। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी था उस वक्त, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। स्टैफर्ड क्रिप्स बोर्ड ऑफ ट्रेड का मेंबर था उस वक्त, बरतानवी पार्लियामेंट का बोर्ड ऑफ ट्रेड का मेंबर था स्टैफर्ड क्रिप्स। इसने क्या किया यहाँ पे आके? ये मिशन जब इंडिया में आया, वायसराय और हिंदुस्तानी रहनुमाओं से आईनी मसाइल पर बहस करने के लिए आया, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज को डिस्कस करने आया यहाँ पे। नंबर 2, जॉइंट कॉन्फ्रेंस हुई हिंदुओं में से नेहरू, यानी कि कांग्रेस में से नेहरू था, अब्दुल कलाम आजाद था और अब्दुल गफार खान था, ये थे कांग्रेस से। जॉइंट कॉन्फ्रेंस जो हुई 1946 में, कांग्रेस की तरफ से ये 3 थे। कायदे आजम सरदार अब्दुल रऊफ निश्तर और नवाब इस्माइल खान, ये 3 थे मुस्लिम लीग की तरफ से। कांग्रेस ने मुतालबा क्या किया और मुस्लिम लीग ने क्या किया? 1946 की बात हुई कैबिनेट मिशन की, सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी। कांग्रेस ने कहा आइन साज असेंबली जो होगी वो सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी। जो भी आइन बनेगा यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट होगी, फेडरल टाइप की गवर्नमेंट होगी। वजारत खारजा मरकज के पास रहेगी, वजारत खारजा सेंटर के पास होगी। करेंसी, कम्युनिकेशन और जो कस्टम से रिलेटेड बुनियादी हकूक हैं वो भी मरकज के पास होंगे, ये कांग्रेस ने कहा। मुस्लिम लीग का क्या मुतालबा था? नंबर एक,
खारजा अमूर यानी कि जो भी फॉरेन अफेयर्स हैं और डिफेंस कम्युनिकेशन ये मरकज के पास होने चाहिए। और आसाम और NWFP में प्लेबिसाइट इस्तेसाब राय होगी, ये मुस्लिम लीग ने कहा। वो खुद फैसला करेंगे वो किस में शामिल होना चाहती है। आसाम और बंगाल में, ये भी मुस्लिम अक्सरियती इलाके थे। फिर क्या हुआ, डेडलॉक रहा मुस्लिम लीग और कांग्रेस की दोनों बातों में, और आखिरकार किसी ने मुतालबा मानने से दोनों ने इनकार कर दिया और मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान की रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। मई 1946 को इसकी रिपोर्ट पब्लिश हुई। उसमें रिपोर्ट्स में क्या हुआ था, उसमें ग्रुप्स बन गए थे। हिंदू अक्सरियती इलाके ये एक ग्रुप में रखे गए, 3 ग्रुप बने थे। जो हिंदू मेजॉरिटी के इलाके थे वो ग्रुप नंबर 1 था, ए। ग्रुप बी में पंजाब, सिंध, सरहद, बलोचिस्तान, ये 4 सूबे थे, पंजाब, सिंध, सरहद और बलोचिस्तान। और ग्रुप सी में बंगाल और असम शामिल थे। ये 3 ग्रुप बने थे, ए, बी और सी। जी, उसमें 2 बातें हो रही थी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म प्लान्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स होंगे। ये इसका हिस्सा है 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान का। ये सवाल आ चुके हैं कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो प्लान है वो किस में हुए थे, कैबिनेट मिशन में थे। और जो ग्रुप बने हैं 3, ए, बी, सी, ये भी कैबिनेट मिशन में बने थे सूबों के। इंटरम इन सेंटर इंडियन नेशनल कोड और पोर्टफोलियोज, ये बातें हुई उनके दरमियान। मुस्लिम लीग ने 3 जून 1946 को शॉर्ट टर्म जो है वो मंजूर कर लिए, शॉर्ट टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म रिजेक्ट कर दिए। जी, ये शॉर्ट टर्म प्लान है, ये ए, बी, सी जो ग्रुप है, ग्रुपिंग होगी सूबों की, पूरी हुकूमत हो जाएगी। वायसराय ने 12 सीटें तकसीम की, 12 सीट्स, 5 कांग्रेस को, 5 मुस्लिम लीग को, कितनी होगी 10, 1 ईसाइयों को और 1 सिखों को। ये 12 सीट्स को डिवाइड किया उसने। फिर कांग्रेस के जोर पे कांग्रेस को 6 सीटें दे दी गई बाद में, जब वो फोकस हुआ बहुत ज्यादा। कांग्रेस ने लॉन्ग टर्म कबूल किए कर लिए और शॉर्ट टर्म मुस्तरद कर दिए। मुस्लिम लीग ने दोनों कबूल कर लिए बाद में एंड पे। डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे, लेकिन हुकूमत नहीं बनाई मुस्लिम लीग ने। दोनों कबूल किए लेकिन हुकूमत नहीं बनाई। हुकूमत नहीं बनाई तो रास्त इक़दाम किया, डायरेक्ट एक्शन डे बनाया। तब 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे क्या था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। किसने शुरू किया, कब किया और क्यों किया। जब 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान में उन्होंने शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में हुकूमत नहीं बनाई, उनको कबूल कर लिया, तो उसके नतीजे में उन्होंने खुद से डायरेक्ट एक्शन डे बनाया। डायरेक्ट एक्शन डे का मकसद क्या था, देखिए जी, मुस्लिम लीग ने अपनी हिमायत प्लान से हटाकर रास्त इक़दाम बनाया कि हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे किसी सूरत भी, मुल्क बनाने पर, नया मुल्क बनाने पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तो अलग रहकर आज़ादी हासिल करेंगे। ये था डायरेक्ट एक्शन डे। हम अलग रहेंगे, कोई हम अबूरी हुकूमत में कोई वजारत नहीं लेते, हम अलग रहेंगे और अलग मुल्क वतन की जिद्दोजहद जारी रखेंगे। कांग्रेस ने बरतानिया को धोखा दिया, ये भी उन्होंने कहा, और हम एहतजाज के जरिए हुकूमत बनाएंगे। कलकत्ता में कम्युनल राइट्स शुरू हो गए, यानी कि कम्युनल फसादात शुरू हो गए कम्युनिटीज के दरमियान। इसमें बहुत सारे मुसलमान भी शहीद हुए। ये था जी डायरेक्ट एक्शन डे। उसके बाद है 3 जून 1947, 3 जून प्लान, ट्रांसफर ऑफ पावर टू मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, ट्रांसफर ऑफ पावर टू मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, 3 जून 1947। 3 जून 1947 के नुकात जो है ये बहुत अहम है, लॉर्ड माउंटबेटन ने दिए, ये लास्ट वायसराय था इंडिया का। ये 20 फरवरी 1947 को आखिरी वायसराय मुकर्रर हुआ, बना जी। 20 फेब 1947 को ये वायसराय बना। लॉर्ड एटली उस वक्त वजीर आजम था,
लॉर्ड एटली प्राइम मिनिस्टर था यूके का। मार्च 22 मार्च 1947 को ये इंडिया पहुंचा, लॉर्ड माउंटबेटन। दोनों ने इससे आजादी का मुतालबा किया, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने। कांग्रेस ने हिंदू अक्सरियत इलाकों में ट्रांसफर ऑफ पावर का मुतालबा किया कि जो हिंदू अक्सरियत इलाके हैं वहां पर हिंदुस्तान बना दिया जाए। इसके जो पार्ट्स हैं वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है। नंबर 1, पंजाब बंगाल को तकसीम किया जाएगा। पंजाब एंड बंगाल विल बी डिवाइडेड आबादी के हिसाब से। नंबर 2, जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके होंगे वो मुसलमानों मुस्लिम लीग को दे दिए जाएंगे, और जो हिंदू अक्सरियत के होंगे वो हिंदुस्तान को दे दिए जाएंगे, पंजाब और बंगाल में। इंडियन आइन बनाएंगे, इंडिया का नाफिज होगा और जहां लोग उसको कबूल करेंगे, यानी इंडियंस आइन खुद बनाएंगे अपना, हिंदुस्तान का अपना आइन होगा, लोगों पर वो लागू होगा। नंबर 3, बलोचिस्तान अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेगा कि वो जिसमें भी शामिल होना चाहता है हो जाए। नंबर 3, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट 562 आजाद रियासतें थी, वो अपना फैसला खुद करेंगे, जिसमें भी शामिल होना चाहती हो जाए। 562 एनडब्ल्यूएफपी और असम में रेफरेंडम होगा, ये बहुत अहम बात है। 3 जून 1947 का पॉइंट है ये। एनडब्ल्यूएफपी और असम में रेफरेंडम होगा, वो किस में शामिल होना चाहते हैं। हेड जो होगा वो गवर्नर जनरल होगा, हेड एग्जेक्टिव हेड दोनों मुल्कों का, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का एग्जेक्टिव हेड गवर्नर जनरल होगा। फौजी असासे जो आर्मी एसेट्स हैं वो तकसीम होंगे दोनों मुल्कों में बराबर आबादी के लिहाज से। बाउंड्री कमीशन बनेंगे, ये 3 जून 1947 का ये मुआहदा भी कहा जाता है इसको। और उसके बाद है अबूरी हुकूमत, इंटरिम गवर्नमेंट। कुछ अर्से के लिए अबूरी हुकूमत बनी और कुछ वजारतें दी गई, उससे रिलेटेड सवाल आते हैं, लिखें जी। इंटरिम गवर्नमेंट ये 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 तक रही है। यानी कि जब तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान नहीं बना उस वक्त तक ये इंटरिम गवर्नमेंट रही है। जब ये अलग अलग हो गए दोनों 3 जून 1947 के बाद, तो ये अबूरी हुकूमत भी तहलील हो गई। देखिए जी, कैबिनेट नंबर 1, ये इंटरिम गवर्नमेंट जो है इसमें जो वायसराय का ओहदा होता था उसे क्या कहा गया, उसे गवर्नर जनरल कहा गया ऑफ बोथ। प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल लॉर्ड वेवल बना, लॉर्ड वेवल प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल लॉर्ड वेवल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल अबूरी हुकूमत की हो रही है, ये अभी पाकिस्तान इंडिया नहीं बना, 2 सितंबर 1946 की बात हो रही है। उसमें जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी थी उसका प्रेसिडेंट लॉर्ड वेवल था, वायसराय। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल कौन बना? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल जवाहरलाल नेहरू, ये कांग्रेस से था। एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ, ये इसका पोर्टफोलियो दिया गया। एक्सटर्नल अफेयर्स, जो एक्सटर्नल अफेयर थे, और कॉमनवेल्थ के। अब जो वजारतें हैं वो किस किस को मिली? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के कौन कौन से वुज़रा बने, इसमें उनके नाम लिखे। नंबर 1, एग्रीकल्चर और फूड की जो वजारत दी गई वो कांग्रेस के राजिंदा प्रसाद, एग्रीकल्चर और फूड की जो वजारत दी गई वो कांग्रेस के राजिंदा प्रसाद को दी गई। इत्तलात और नशरियात, इंफॉर्मेशन अफेयर्स, होम अफेयर्स एंड इंफॉर्मेशन अफेयर्स, ये पटेल, सरदार पटेल को दी गई कांग्रेस के। नेक्स्ट कॉमर्स, कॉमर्स की जो पोर्टफोलियो दिया गया इसमें कैबिनेट ने, वो आई चंद्रीगढ़ मुस्लिम लीग से थे। ये आई
चंडीगढ़ मुस्लिम लीग से, उसको कॉमनवेल्थ दी गई। और ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं, जो नहीं लिख रहे हैं या तो उनको आते हैं या फिर वो जानबूझ के नहीं लिख रहे हैं, उनको फिर आने का फायदा नहीं है यहाँ पे। ये बहुत अहम सवाल है। डिफेंस जी, कॉमर्स आई चंडीगढ़, इस्माइल इब्राहिम चंडीगढ़। डिफेंस की जो वजारत दी गई वो बलदेव सिंह को दी गई, ये भी कांग्रेस से बिलोंग करते थे। बलदेव, BALDER, कांग्रेस से। एजुकेशन की जो दी गई वो राजगोपाल आचार्य, कांग्रेस से थे ये जी। डिफेंस एजुकेशन राजगोपाल आचार्य। लियाकत अली खान को फाइनेंस, ये बहुत अहम है, मुस्लिम लीग से थे ये। लॉ, आगे लॉ की मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, कानून की वजारत, जोगिंदर नाथ मंडल, ये भी सवाल आता है, ये मुस्लिम लीग से थे। जोगिंदर नाथ मंडल हिंदू थे ये, लेकिन मुस्लिम लीग के वजीर थे। लियाकत अली खान है फाइनेंस। एजुकेशन हो चुका है, राजगोपाल आचार्य लॉ, कानून, वजीर कानून, मुस्लिम लीग से था ये। हेल्थ, सेहत की जो वजारत थी वो गजनफर अली खान, ये मुस्लिम लीग से थे, गजनफर अली खान। रेलवे और पोस्टल, अब्दुल रब निश्तर, मुस्लिम लीग, उनको वजारत दी गई जी। इसमें मशहूर वजारतें हैं। और सर रेलवे का बता दें। सर जफरुल्लाह खान, फॉरेन मिनिस्टर, वजारत है सर रे, जी। सर रेलवे का और फॉरेन मिनिस्टर का प्लीज बता दें। रेलवे और पोस्टल का है सरदार अब्दुल रब निश्तर, सर जफरुल्लाह खान जी। सर जफरुल्लाह खान ये कादियानी थे, ये भी पता हो। दो बाउंड्री कमीशन बने 17 अगस्त 1947 को। सर शेरियल रेड क्लिफ की उसमें सरबराही में बाउंड्री कमीशन बने, पंजाब और बंगाल। ये आप पढ़ चुके हैं पहले, पंजाब बाउंड्री कमीशन और बंगाल। हर बाउंड्री कमीशन के 5 मेंबर्स थे और जजेस पर मुश्तमिल थे वो। ये बैरिस्टर था सर शेरियल रेडक्लिफ, वकील था बेसिकली, पेशे के लिहाज से लॉयर जी। पंजाब बाउंड्री कमीशन के 2 मेंबर हिंदू और 2 मुस्लिम जी वो लिखे हुए हैं। पंजाब में जस्टिस मुनीर और जस्टिस दीन मोहम्मद, ये 2 मुस्लिम लीग के थे। और जस्टिस महारचंद महाजन और जस्टिस तीजा सिंह, ये 2 जो है ये कांग्रेस से थे। और इनका जो हेड था वो रेडक्लिफ था। 5 हो गए टोटल, 2 और 2। इसी तरह जो बंगाल है उसका जो बाउंड्री कमीशन के थे जस्टिस महारचंद महाजन। बंगाल में एस ए रहमान और अबू साले, जस्टिस एस ए रहमान और जस्टिस अबू साले, ये मुस्लिम लीग से थे 2। जबकि बीजा मुखर्जी और बिस्वास, ये जो थे कांग्रेस से थे। अबू साले मोहम्मद, अबू साले लिख लिया है, एस ए रहमान और अबू साले, ये पहले लेक्चर में भी मैं लिखवा चुका हूँ, रिपीट करवा रहा हूँ मैं। एस ए रहमान और अबू साले ये 2 मुस्लिम लीग से थे बंगाल बाउंड्री कमीशन में। जबकि बीजे मुखर्जी और बिस्वास, सीसी बिस्वास है पूरा नाम, ये बाउंड्री कमीशन है, 17 अगस्त को बना है। ये सवाल आता है कि बाउंड्री कमीशन कब बना और बाउंड्री कमीशन ने कब ऐलान किया, डिक्लेयर कब किया अपनी जो कमीशन है, यानी कि हदबंदी जो है उसको डिक्लेयर कब किया, अलग अलग क्वेश्चन है। 30 जून 1947 को ये बना है, 30 जून 1947 को बाउंड्री कमीशन बना। और बाउंड्री कमीशन ने जो अवार्ड था, रेड क्लिफ अवार्ड जिसको बोलते हैं, वो अवार्ड कब पेश किया या कब ऐलान किया, वो 17 अगस्त 1947 को ऐलान किया। रेड क्लिफ अवार्ड
RAD रेड है, RED रेड नहीं है, ये नाम है बंदे का। सर सेरियल रेडक्लिफ पूरा नाम है। अब जो पंजाब बाउंड्री कमीशन बना उसमें जो जुल्म हुआ है मुसलमानों के साथ वो क्या था? नंबर एक, जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके थे, जो ईस्टर्न और वेस्टर्न पंजाब के मुस्लिम मेजॉरिटी जो इलाके थे वो मुसलमानों को, मुस्लिम पाकिस्तान को नहीं दिए गए। कौन कौन से? सिखों को गुरदासपुर दे दिया गया, गुरदासपुर सिखों को दे दिया गया जो कि मशरकी पंजाब में था। बटाला ये इलाका है दूसरा। बटाला जो है ये कश्मीर को रास्ता जाता है, बिल्कुल डायरेक्ट बाउंड्री है कश्मीर के साथ, जरखेज जमीन है इसकी। इसके अलावा जालंधर और अमृतसर, जालंधर और अमृतसर जो है ये भी कश्मीर से जुड़े हुए हैं। अगर ये इलाके हमें मिल जाते तो हम डायरेक्ट कश्मीर में एंटर हो सकते थे। ये इलाके हमें ना दे के हमारा रास्ता कश्मीर तक का बंद कर दिया रेडक्लिफ ने जानबूझ के। ये इंडिया को इलाके दिए। जालंधर डिस्ट्रिक्ट है ये, जिला जालंधर, अमृतसर, बटाला, गुरदासपुर। इसके नतीजे में पाक भारत जंग हो गई 1948 में। 1948 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बराह रास्त कश्मीर पर जंग हुई। उस जंग में क्या हुआ, कायद आजम ने जनरल ग्रेसी को हुक्म दिया कि वो इंडियन आर्मी कोई सरकूबी के लिए अपनी फौज भेजे, लेकिन जनरल ग्रेसी ने फौज भेजने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि जो जॉइंट जो गवर्नर जनरल है दोनों कंट्रीज का, उसकी इजाजत होगी तब फौज भेजी जाएगी। तो पहला जो गवर्नर जनरल है पाकिस्तान का, CINC, कमांडर इन चीफ पाकिस्तान आर्मी का, वो कौन है जी? Who is first CINC of Pakistan Army? फ्रैंक नसरवी। ये उसके बाद है जनरल ग्रेसी, 1948 की बात हो रही है। फर्स्ट जो है वो जनरल फ्रैंक नसरवी। तो पहले दो जो जनरल है कमांडर इन चीफ वो अंग्रेज हैं। तो जब कायद आजम ने इसको हुक्म दिया तो इसने फौज भेजने से इनकार कर दिया ये कह के, और आखिरकार कबायली इलाकों के मुसलमान जो मुजाहिदीन थे, कबायली जो हमारे फाटा के लोग हैं, वो कश्मीर में एंटर हुए। कश्मीर में एंटर हुए और उन्होंने 10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं KJK के, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के, वो आज़ाद भी करा दिए, जो आजकल KJK कहलाता है। इसके बाद फिरोजपुर हेडवर्क्स, ये भी रेडक्लिफ ने ज्यादती की, और ये फिरोजपुर हेडवर्क्स जो हमारे पंजाब के तमाम लैंड्स को पानी देता है, हेडवर्क्स पानी का जरिया था, ये भी इंडिया को दे दिया। ईस्ट जो पंजाब है, ईस्टर्न पंजाब, उसको ये दे दिया। ये भी जुल्म किया। तो पाकिस्तान में पानी का मसला भी इसकी वजह से पैदा हुआ। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इनिशियल इश्यूज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान बनने के बाद जो इब्तदाई मसाइल हैं फौज के, सनत के, करेंसी के, एडमिनिस्ट्रेशन के, मुहाजिरीन के, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आइन साजी, वॉर और मार्शल लॉ, ये हमारा टोटल क्लोज हो जाएगा।